डिस्कस किया था आई थिंक जो हम लोग लास्ट से हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा समझ लें, ठीक है, उसको रिवाइज कर लेते हैं देन हम नया स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट से मैंने एक तो आपको बताया था टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू पीई sin थीटा। क्लियर हो गया? व्हेन एनी डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी डायपोल को, और डायपोल क्या होता है मैंने आपको बार बार समझाया हुआ है। डायपोल का मतलब if two equal but opposite kind of charges are separated by some finite distance, दो equal but opposite kind of charges को अगर आप एक finite distance पर रखते हैं तो then they form the dipole, वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था कि when any dipole is placed in uniform external electric field, तो किसी भी external electric field में अगर किसी डायपोल को रखते हैं तो उसमें जो लगने वाला टॉर्क होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू पी sin थीटा। सबको डेरिवेशन समझ आ गया था? यस और नो? अरे बोलो भाई, डेरिवेशन समझ में आ गया था? ठीक है, ओके, दैट इज, ये तो फर्स्ट आपने था टॉर्क। पहले बेटा सारे आप लोग प्रॉपर्ली बैठ जाओ आराम से पढ़ने के लिए। ऐसा तो नहीं बेड में बैठ के आराम से पढ़ाई चल रही है, आराम से बाहर बैठो, टेबल चेयर में नियर बाई जहां पे भी है वहां पर बैठो और कॉपी पेन लेके प्रॉपर्ली बैठो। तो tau is equal to Pe sin theta, that is the torque experienced by dipole in uniform external electric field। ये तो फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने थी। और मैंने आपको सेकंड तो चैप्टर का भी एक टॉपिक यहीं पे क्लियर कर दिया था। मैंने कहा था when this dipole is placed in external electric field, डायपोल को आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा तो उस पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। क्लियर हो गया? एंड ड्यू टू दिस टॉर्क इट स्टार्ट टू रोटेट, ये रोटेट करना स्टार्ट करता है। तो जब भी कोई डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगता है तो वो रोटेट करती है ऐसे। ठीक है, तो रोटेट करेगी भाई। जैसे हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होती है? डिस्प्लेस होती है। ऐसे अगर हम किसी बॉडी पर टॉर्क लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो जैसे फोर्स लगाने में डिस्प्लेसमेंट होता है तो देन वी सेड वर्क इज डन। हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस्ड होगी तो हम कहते हैं कि वर्क हो रहा है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसे ही आप किसी बॉडी पर टॉर्क लगा रहे हैं और बॉडी रोटेट कर रही है तो तब भी हम क्या कहेंगे? वर्क इज डन। और दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। बताया था ना, वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और उसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन किया था U पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ Pe, याद होगा, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। that is the work done in rotating a dipole in uniform external electric field। uniform external electric field में अगर आप रोटेट कर लो डायपोल को तो कितना वर्क डन होगा? U is equal to W is equal to minus Pe cos थीटा 2 minus cos थीटा 1। क्लियर हो गया? तो ये दो केसेस देखे थे। और फिर इसके बाद मैंने आपको इस केसेस के बेसिस पे बताया था व्हेन U is minimum, U जब भी हमारे पास मिनिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब होता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यानी कि उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। लास्ट टाइम लोग पढ़ चुके थे। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। देखो एग्जांपल के लिए समझ लो, हमारे रूम में फैन भी है ऊपर छत में, दिख रहा है, और नीचे जहां पर हम बैठे हैं फ्लोर में चेयर भी है। फैन और फ्लोर में जो चेयरें हैं दोनों में किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है फैन की, क्योंकि ग्राउंड से हाइट ज्यादा है। तो अगर फैन गिरेगा तो ज्यादा डैमेज करेगा कि नहीं कंपेयर टू चेयर फ्लोर में गिरे, क्योंकि चेयर की पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो जिस चीज की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है वो उतना ही मिनिमम स्टेबल होता है। आप समझ रहे हैं? जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं हॉरिजॉन्टली रख दूं, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली रख दूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो ये क्या होगा? मैक्सिमम स्टेबल होगा। क्लियर हो गया? और अगर मैं इसी को ऐसे रख दूं, ये वर्टिकली ऐसे रख दूं, ये अब देखो हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले से ज्यादा होगी बट इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो चीज जितनी ज्यादा अनस्टेबल होगी, देखो मार्कर है एकदम से गिर सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टली हमने रखा है तो आराम से रहेगा। क्लियर हो गया? तो मैक्सिमम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यू अगर मैक्सिमम है तो हमारे पास क्या होगी? स्टेबल, ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो मैंने आपको बताया था व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर अलोंग टू द सेम डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। And when theta is 180 degree, dipole and
dipole movement and electric field are in opposite direction, that is called minimum stability, मतलब unstable equilibrium। क्लियर हो गया? तो ये कंडीशंस हम लोग लास्ट डे समझ चुके थे। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर टॉपिक इसलिए लिया था क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड था। देखो बेटा, अगर हमने किसी डायपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपके समझ में सबके आ गया कि व्हेन एनी डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी डायपोल अगर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर लग रहा है, रखा है, तो उस पे क्या होगा, हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या लगेगा, उस पे एक टॉर्क लगेगा एंड इट विल स्टार्ट टू रोटेट। अब एनीवन कैन टेल मी इफ दैट डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने डायपोल लिया, इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये मान लो हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैसे कैंसिल नहीं करती किसी को, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, तो ये इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मुझे बता सकते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन दिस डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इसमें डायपोल को रख दिया, इसका प्लस चार्ज है, ये इसका माइनस चार्ज है। बताओ क्या होगा if the dipole is placed in non uniform electric field। अगर हमने डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, बता सकता है कोई क्या चेंज आएगा? सोचो। नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। लिखो, नोट करके पॉइंट बनाओ। पहला पॉइंट बहुत बढ़िया डंगवाल जी ने। सारे बच्चे ध्यान दो बेटा, सोचना है। लिखो, नोट करके लिखो। व्हेन द सौम्या जोशी, सौम्या बेटा आप 2 मिनट रुक जाना, क्योंकि ये पुराने टॉपिक चल रहा है, जहां से नया स्टार्ट होगा वहां से आप नोट करना, ठीक है? लिखो बेटा, आप लोग लिखो, नोट करके पॉइंट लिखो। व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, when the dipole is placed in non-uniform electric field, then dipole experience a net electric field, electric force। dipole experience a net electric force, ठीक है? जबकि यूनिफॉर्म में यही क्या था, जीरो था। dipole experience a net electric field, net electric field, electric force, sorry, dipole experience net electric force, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना है, when dipole is placed in uniform electric field, तो it will experience a zero force, no force, and when it is placed in non-uniform electric field, then it will experience a net force। क्लियर हो गया? यस और नो? मान लो आपके पास इधर को आपका फोर्स लग रहा है F1, इधर को आपका फोर्स लग रहा है F2, तो दोनों क्या होंगे? F1 is not equal to F2, ठीक है? दोनों फोर्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। एक तो चलो इस पे नेट फोर्स लग रहा है। अब अगर इस पे नेट फोर्स लग रहा है तो ये कैसा मोशन करेगा? रोटेटरी और ट्रांसलेटरी। जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगता है तो ट्रांसलेटरी मोशन करता है या रोटेटरी मोशन करता है? अरे ये डायपोल है, ये डायपोल है, इसको आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ये, तो इस पे एक फोर्स इधर को लगा, एक फोर्स इधर को लगा, तो टोटल फोर्स जीरो हो गया, ठीक है? तो और जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो ये रोटेट करती है। अब एक फोर्स इधर को लग रहा है, उसकी वैल्यू कुछ और है, एक फोर्स इधर को लग रहा है, उसकी वैल्यू कुछ और है। दोनों फोर्स, नेट फोर्स हमारे पास क्या नहीं है? जीरो नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी किसी बॉडी में नेट फोर्स काम कर रहा होता है तो बॉडी कैसा मोशन करती है? ट्रांसलेटरी मोशन करती है, ठीक है? रोटेशनल के लिए कंडीशन होती है नेट फोर्स शुड बी जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो भी रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है? अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास क्या नहीं होगा? रोटेशनल मोशन नहीं होगा, देन इट विल मूव इन ट्रांसलेटरी मोशन। देखो, ड्यू टू विच इट विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, ड्यू टू विच it perform a translatory motion, it perform a translatory motion, due to which it perform a translatory motion, it perform a translatory motion, due to which it perform a translatory motion, ठीक है बेटा?
कैसा मोशन होगा इसमें? ट्रांसलेटरी मोशन होगा। देन कितना हो जाएगा तो बताना बेटा, चलिए सबने ये सर नो। चलो इसमें बेस कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग टॉर्क और टॉर्क का बेस ले रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। टॉर्क बेस कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं बेटा, फिर उसके बाद हम लोग नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, यस और नो? ठीक, देखना कुछ क्वेश्चन देखना बेटा। बोलो। देखो, एन इलेक्ट्रिक डायपोल एन इलेक्ट्रिक डायपोल of dipole moment, an electric dipole of dipole moment, dipole moment 2 into 10 to the power minus 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में आया था। 2 into 10 to the power minus 3 कूलम मीटर is placed in uniform magnetic field, sorry electric field, placed in uniform electric field of 5 into 10 to the power minus 3 Newton per coulomb, placed in uniform electric field of 5 into 10 to the power minus 3 Newton per coulomb. If a dipole making an angle of theta is equal to 30 degrees, P0 30 degree, then calculate the torque experienced by a dipole। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, torque experienced by a dipole, then calculate the torque experienced by a dipole। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डायपोल। तो सिंपल है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देख के दिया है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, बोलो, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी sin थीटा। ये आपको डायपोल मोमेंट भी दिया हुआ है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है, तो आप सिंपल से क्या निकाल लोगे? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी sin थीटा निकाल लोगे। ठीक है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी sin थीटा। इस टॉपिक में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आप ज्यादा परेशान ना हो। हो गया? नेक्स्ट बोलूं? ठीक है, कुछ नहीं करना है। वी नो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी sin थीटा होता है, तो P आपको डायपोल मोमेंट दिया है 2 into 10 to the power minus 3 एंड E आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 5 into 10 to the power minus 3 और sin थीटा यानी कि sin 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, सिंपलीफाई कर लोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा? आपका फाइंड आउट हो जाएगा टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल।
ठीक है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ऐसा नहीं बनते बोर्ड में इस टॉपिक से। अगला क्वेश्चन बोल बेटा, नेक्स्ट बोलूं, कर लिया सबने? मेरा क्वेश्चन लिखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल when placed at 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन लिखो, an electric dipole when placed at 30 degree, theta is equal to 30 degree, an electric dipole when placed at theta is equal to 30 degree with respect to electric field 10 to the power 4 newton per coulomb, with respect to electric field 10 to the power 4 newton per coulomb, newton per coulomb, experience or torque tau is equal to, experience or torque tau is equal to 9 into 10 to the power minus 26, 9 into 10 to the power minus 26 Newton meter, Newton meter. Calculate the dipole moment, calculate the dipole moment, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, E की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, टॉर्क की वैल्यू दी है और आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है, P निकालना है। यस और नो? सिंपल है, थीटा 30 डिग्री दिया है, E की वैल्यू दी हुई है, टॉर्क दिया हुआ है, P निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टाउ इज इक्वल टू PE साइन, एक ही बेसिक फॉर्मूला है बेटा, इसका बेसिक फॉर्मूला है, बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। और लेकिन कैलकुलेशन पूरी करना है, स्पेशली बायो वाले बच्चे पूरी कैलकुलेशन करना, आपको आधा अधूरा मत छोड़ना। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा हो जाएगा, सिंपल वैल्यू पुट करके आंसर्स निकाल लेंगे। कितना रहा आंसर सारे बच्चे हैं? 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30, ठीक है। सिंपल सा क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल टू P की वैल्यू आपको दी, P निकालना है, तो P इज इक्वल टू जाएगा टाउ अपॉन E साइन थीटा। और बच्चे भी बोलो, सौम्या आपका आंसर नहीं आया, राहुल साहब 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 अपॉन E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है बेटा, 10 टू द पावर 4 साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो और इसका आंसर्स निकाल के बताओ, हो गया? गुड, सबने कर लिया? बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोलूं, देखो बोर्ड में इतने ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसी का थोड़ा सा हायर लेवल हम लोग कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें देख लेंगे, तो इसी का थोड़ा सा हायर लेवल आता है, ये बोर्ड में ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बेटा, कर लिया सबने, किया है नहीं, कैलकुलेशन हुई, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में नोट करा दे रहा हूं, आप लोग खुद ही सॉल्व करना उसको। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ two opposite charges of magnitude 1/3 into 10 to the power minus 7, 1/3 into 10 to the power minus 7 coulomb, minus 7 coulomb are separated by 5 centimeter distance,
अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर जो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि जो सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इट इज द वैल्यू ऑफ एल और 2l? जल्दी बोलो। इट इज द वैल्यू ऑफ 2l, वेरी गुड, इट इज द वैल्यू ऑफ 2l। बताया था ना फॉर्मूला P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। ठीक है, तो इट इज द वैल्यू ऑफ 2l। तो ये कंफ्यूजन मत करना, हमारे एग्जाम में आप l लिख के कुछ गलत कराते हैं। तो 5 सेंटीमीटर है तो ये जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ 2l। मैंने इससे पहले लिख दिया 2l इज इक्वल टू इतना दिया। ठीक है सौम्य बेटा, सौम्य जोशी हमने क्या किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, दीज आर टू इक्वल चार्जेस माइनस q, तो इनके बिटवीन का सेपरेशन 2l लिया था। क्लियर हो गया? तो सेपरेशन अगर हमारे पास 2l है तो हम डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू लिखते हैं q इंटू 2l। ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू q इंटू 2l। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है, तो उसको हम लिखते हैं P इज इक्वल टू q इंटू 2l। अब आपको q दिया 2l, हमें जो सेपरेशन बिटवीन चार्जेस दिया है तो दैट इज हमने 2l से डिनोट किया, तो 2l इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर होगा। ठीक है, चार्ज इतना दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इतना दिया हुआ है, सेपरेटेड बाय इतना डिस्टेंस। आगे लिखो ट्यूशन, द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, the dipole is placed in external electric field of 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power 7 Newton per coulomb, 3 into 10 to the power 7 Newton per coulomb. Calculate the maximum torque experienced by a dipole. Calculate the maximum torque experienced by the dipole, यानी कि tau maximum निकालना है। Calculate the maximum torque experienced by a dipole, tau maximum। ठीक है, अब ध्यान से समझो, tau maximum कब होता है? When theta is equal to बोलो, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? When थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब आपको थीटा दिया है 90 डिग्री, मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। तो Q आपको दिया हुआ है, 12 आपको दिया हुआ है, E आपको दिया है, तो मैक्सिमम टॉर्क टाउ इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा PE sin थीटा। यस और नो? P कैसे निकालेंगे? P इज इक्वल टू चार्ज इनटू 12 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, वैल्यू पुट करके आप टॉर्क निकालेंगे। कर लोगे या नहीं? यस और नो? कैलकुलेशन बाद में कर लेना। गिवन, ये सारी चीजें गिवन में आ जाएंगी आपके पास, वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। आयुष इतना समझ में आया बेटा? क्लियर आ रहा है वीडियो? ठीक, tau is equal to PE sin theta, put the value of PE and theta is 90 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व करके मैक्सिमम टॉर्क आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं, ये सब बोर्ड में 2-2 नंबर में आए हुए क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बोला टॉर्क 3 मार्क्स, मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो ये जनरली 2 मार्क्स में आए हुए न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, इसको कैलकुलेट आप लोग थोड़ा देर में कर लेना, अभी कर लो, थोड़ी देर क्लास ओवर होने के बाद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है क्वेश्चन। लिखो बेटा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड at an angle of theta is equal to 60 degree. An electric dipole is placed at an angle of theta is equal to 60 degree, 60 degree, with an electric field of magnitude 4 into 10 to the power 5 Newton per coulomb,
4 into 10 to the power 5 Newton per Coulomb. It experience a torque of 8√3 Newton meter. It experience a torque of 8√3 Newton meter. If the dipole length is 4 centimeter, 10 to the power minus 2 meter, 4 centimeter, then determine the magnitude of each charge, यानी कि Q. Then determine the magnitude of each charge. Determine the magnitude of each charge. ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन. देखो क्या क्या गिवन है. An electric dipole making an angle of 60 degree. थीटा आपको 60 डिग्री दिया हुआ है. किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम. 4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम के साथ. एक्सपीरियंस और टॉर्क ऑफ 8√3 न्यूटन मीटर. कितना टॉर्क लग रहा है? 8√3 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है. एंड डाइपोल लेंथ इज गिवन 4 into 10 to the power minus 2 मीटर. ठीक है. आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कितना होगा? Q की वैल्यू बतानी है. समझ रहे हैं सारे बच्चे? समझ रहे हैं? यस और नो? इतना समझ में आ गया? ठीक है. हाँ, वैल्यू पुट करके आपको Q निकाल के बताना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ मुझे. 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से देखो. वॉच में देख लो, 2 मिनट के में आंसर आ जाना चाहिए. थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करो फटाफट. वेरी गुड. सौम्य बेटा दिक्कत आ रही है? ये वैसे बेसिक क्वेश्चन ही किए हैं. सौम्य जोशी, रावल साहब समझ में आ रहा होगा ना आपके? ठीक है. जोशी जी थोड़ा सा बेसिक बेटा, अब मैं ये कल पढ़ा चुका हूँ ना, यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होना है तो बेसिक 1-2 क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ. ठीक है, फिर नॉर्मल हो जाएगा. हाँ बेटा. 10 to the power -3 कूलम. वेरी गुड. गुड. और किसने कैलकुलेशन की? फटाफट औरों की भी कैलकुलेशन. कितना टाइम तो नहीं लग रहा, बहुत छोटी कैलकुलेशन है. कर लिया? साइन 60 पर कहानी अटकी. √3/2. साइन 60 इज √3/2. साइन 60 इज √3/2. साइन 60 की. हाँ बेटा. हर्षित कितना रहा आंसर? वेरी गुड. थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया. हाँ, इतनी कैलकुलेशन नहीं थी. तुम मैथ्स वाले हो. चलो, ये हमारे पास चल रहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल. 10 to the power -3 आपका आंसर आएगा. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से नॉर्मली आपके इसी टाइप, सॉरी, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल तो मैं पहले करा चुका हूं आपको क्वेश्चन. तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मली आपकी बेसिक इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. तो अभी हम लोग बढ़े आगे चलें. किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बेटा प्लीज पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं. किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक में तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके. चलो, यहाँ पर देखो, फिर हम एक नया टॉपिक लेते हैं बेटा. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा? ये मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ बेटा. ये वीडियो आपको बाद में अवेलेबल भी होगा. अगर आपका कहीं पर कोई टॉपिक मिस हो जाता है या छूट जाता है तो आप उसमें वीडियो में भी देख सकते हैं. ठीक है. तो साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो उससे आप देख सकते हैं. देखो बेटा, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चल रहे हैं. वो टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आगे हम लोगों का 2-3 टॉपिक है वो सारे इसी पर बेस्ड रहेंगे. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स
यहाँ से आप प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। देखो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान से समझ लें। देखो बेटा, फ्लक्स वर्ड हमेशा यूज किया जाता है जहां पर नंबर ऑफ लाइंस होंगे। क्या होंगी? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो रे के फॉर्म में चलती, नंबर ऑफ लाइंस जहां पर होंगी उसके लिए नंबर ऑफ लाइंस से रिलेटेड। ठीक, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है, जैसे हमने सिंपल ध्यान से समझा व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स होता है क्या? बेसिक चीज है। फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 मार्क्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स के लिए आपके पास गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान से समझ लें। देखो नॉर्मली हम ध्यान से समझ लो, आपने रूम पे एक बल्ब जलाया है ना? बल्ब जब आप ग्लो करोगे तो विंडोज से लाइट बाहर जाती है, तो किसी यूनिट एरिया से कितनी लाइट बाहर जा रही है वो दिखाएगा लाइट फ्लक्स को, उसको ल्यूमिनियस डेंसिटी कहते हैं। समझे? ऐसे ही व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है हमारे पास, ध्यान से समझे बेटा। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो मान लो मेरे पास एक छोटा सा एरिया है, अब मान लो कि मेरे पास ये एक एरिया है, क्लियर हो गया? ये एक एरिया है और इस एरिया से हमारे पास क्या पास हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक यूनिट एरिया मान लो, उसको एक छोटा सा यूनिट एरिया है और इस यूनिट एरिया से मान लो मेरे पास कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, क्लियर हो गया? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले एक और नया कॉन्सेप्ट समझ लो, एरिया वेक्टर। हम लोगों ने बेटा छोटे क्लासेस में पढ़ा था एरिया, पढ़ा था। एरिया क्या कहते हैं हम? एरिया क्या होता है हमारे पास? 2 डायमेंशनल सरफेस है ना। 2 डायमेंशनल एरिया का जहां भी हमारे दिमाग में एरिया आता है तो एरिया का होता है एक 2 डायमेंशनल सरफेस। तो हम अगर एरिया के आगे वेक्टर लगा दें तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले आपको एरिया वेक्टर समझना बहुत जरूरी है। एरिया के आगे हमने वेक्टर लगा दिया तो वो हो गया एरिया वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो, ये मान लो ये एक सर्किल है, डिस्क है, ये डिस्क है। अब इस डिस्क का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। इस डिस्क का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसमें अगर यहाँ वेक्टर लगा दूं और यहाँ ए कैप लिख दूं तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास? एरिया वेक्टर कहलाएगा। बस समझे? व्हाट इज एन एरिया वेक्टर? देखो एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान से समझे। एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी और अगर हम एरिया के आगे वेक्टर क्वांटिटी उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो वो कहला रहा है हमारे पास एरिया वेक्टर। तो क्या सिर्फ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से ही ये वेक्टर बन जाएगा? नहीं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। जैसे मैं आपसे कहूं और डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर, तो उसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, क्लियर हो गया? ये एरिया हो गया। अब मुझे एरिया वेक्टर बनाना है तो मैं इसके आगे क्या लिख दूंगा? एन कैप लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? एन कैप लिख दूंगा। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड है ए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसमें हम मैं एन कैप लिख दूंगा तो ये क्या कहलाएगा? एरिया वेक्टर। क्लियर हो गया? तो हमेशा ध्यान रखना है एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जब हम कहीं पर भी स्मॉल एलिमेंट्री की एरिया की बात करते हैं या एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। व्हाट इज एन एरिया वेक्टर? इट इज एन एरिया हैविंग अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया तो वही रहेगा जैसे हम फॉर्मूले से निकाल देते हैं। जैसे अगर हमें किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो हम क्या लिखते हैं? L इंटू बी। एरिया तो हमारे पास उतना ही रहेगा, बट इसमें एन कैप लगा देंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ रहे हैं? तो एरिया वेक्टर का मतलब क्या हो गया? एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू, आउटवर्ड टू द सरफेस होगी। ठीक है, लिखो कहीं पर नोट करके। हेडिंग डाल दिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाल दिया है। हाँ, कहीं पर जहां पर हेडिंग डाला है उसके बाद एक काम कर लो, हाफ पेज के बराबर जगह छोड़ दो। जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा है उसके बाद हाफ पेज की जगह छोड़ दो। थोड़ा सा उसमें पहले एरिया वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं। लिखो एरिया वेक्टर।
एरिया वेक्टर, लिखो एरिया वेक्टर, ठीक है, उसमें डैश करके लिखो एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर is a vector quantity, area vector is a vector quantity, its direction is always, its direction is always, its direction is always normal to the surface, its direction is always normal to the surface, normal to the surface, ठीक है, normal to the surface. Area vector is represented as, area vector is represented as, area vector is represented as A vector is equal to magnitude of area into n cap, magnitude of area into n cap, magnitude of area into n cap, ठीक है, ठीक है। देखो बेटा वैसे एरिया हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे, बट बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर हम एरिया को एज अ एरिया वेक्टर ट्रीट करते हैं, जैसे अभी हम इससे पहले भी देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे, तो वहां पर भी आपको समझ में आएगा एरिया हमेशा क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर हम एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, क्लियर हो गया, तो वहां पर हम उसको हम क्या लेते हैं, ऐसा वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। और एरिया वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया मल्टीप्लाइड बाय एन के, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, नॉर्मल टू द सरफेस होगी और हमेशा आउटवर्ड ली जाएगी। जैसे बोर्ड है तो बोर्ड का एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ लो, फॉर एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं, इधर ध्यान से समझो। देखो ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, मान लो ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, और इसका अगर एरिया वेक्टर कहा जाएगा तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा क्या जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस जाएगा, एरिया एन कैप हो जाएगा। ऐसे अगर हमारे पास ये सर्किल है, ये सर्किल है, तो इस सर्किल का एरिया वेक्टर हमेशा क्या जाएगा, सर्किल के एरिया वेक्टर इज इक्वल टू जाएगा इसका एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू एन कैप, तो ये हमेशा क्या लिया जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्लियर हो गया। एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, क्लियर हो गया। नॉर्मली हम एरिया को स्केलर ट्रीट करेंगे, बट देयर आर सम सर्टेन सिचुएशंस, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर हम एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं, उनमें से एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हम आगे समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लिया जाएगा, यूनिट इसकी वही मीटर स्क्वायर हो। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, बड़े आगे चले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे चले, ऐसे से अब बना लो इसको, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंपोर्टेंट टॉपिक जो है बना लिया, अब समझने के लिए बना लो, कहीं पूछा नहीं जाना है एरिया वेक्टर से, एरिया वेक्टर कोई नहीं पूछेगा। लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पूछ करें, चले स्टार्ट करें, ठीक है बेटा। तो अब व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान से समझें, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारे पास। देखो मैंने क्या कहा कि सपोज वी हैव गिवन एनी सरफेस, ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, इट इज अ यूनिट सरफेस, और मैं कह रहा हूं कि इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा, किसी भी पॉइंट पे आप देख लें, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर ये इधर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर,
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को जा रही हैं। क्लियर हो गया? और इन दोनों के बिटवीन मान लो थीटा का एंगल बन रहा है। किसके बिटवीन? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बिटवीन मान लो थीटा का एंगल बन रहा है। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस एरिया। किसी गिवन सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस का मतलब, जैसे अगर हमने मान लो ये एक यूनिट सरफेस लिया, ये एक यूनिट सरफेस लिया, अब इस यूनिट सरफेस से मान लो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली ऐसे पास होगी, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 2। अगर यहाँ पर से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 3। क्लियर हो गया? तो जितनी नंबर ऑफ, आप बात समझ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन यूनिट सरफेस एरिया, छोटे से सरफेस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो उसके किसको दिखाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाएगा। ठीक है, डेफिनेशन लिखो, फिर समझाता हूं दोबारा आगे समझ में। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत इजी डेफिनेशन लिखा रहा हूं, the number of electric field lines passing perpendicularly, the number of electric field lines passing perpendicularly the number of electric field lines passing perpendicularly to given surface area, to given surface area, to given surface area, the number of electric field lines passing perpendicularly to given surface area, to given surface area is called an electric flux, called an electric flux। इसको कॉमा में रख लो। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हुई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, याद रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर, सारे बच्चे रिपीट करो, माइक ऑन मत करना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस एरिया, जैसे ये गिवन सरफेस एरिया है, इस गिवन सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अगर जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 हो गया। अगर मान लो यहाँ से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है तो नंबर ऑफ क्या हो जाता? 2 हो जाता। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लियर हो गया? हालांकि नंबर 1 2 नहीं होगा, नंबर होगा लार्ज नंबर होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस एरिया इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां हो जाएगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस एरिया। ऐसे ही हम लाइट की फ्लक्स की बात करें, ठीक है, ऑप्टिकल फ्लक्स की बात करेंगे तो वहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ ऑप्टिकल लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस एरिया। फ्लक्स बहुत सिंपल क्वांटिटी है, बस आपको उस क्वांटिटी की कितनी लाइंस पास हो रही है वहां से उसको डिफाइन करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस एरिया को हम क्या कहते हैं? एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। कितना याद है? कितना समझ में आ गया सबके? कितना समझ में आ गया तो यस बोलो, मैं आगे को चलूं। वेरी गुड। अब इस चीज को समझो, अब ध्यान से समझो, इस चीज का मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे निकलेगा। ये तो हमने थ्योरेटिकली इसको डिफाइन कर दिया, तो एक्चुअल में ये बेसिक फॉर्मूला कैसे निकलेगा? देखो मान लो मेरे पास, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये एक सरफेस है, ये कोई सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया है। तो अब इस सरफेस एरिया पे मैंने क्या कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। इलेक्ट्रिक जरूरी नहीं है कि देखो जैसे ये मार्कर है, ये सॉरी ये डस्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरूरी नहीं है कि इसके हमेशा परपेंडिकुलरली जाए, सरफेस ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसका एरिया वेक्टर कहां को होगा? एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस रहता है।
तो ds या da से डिनोट किया है ना मैंने, तो da वेक्टर इधर की डायरेक्शन होगा। अब ध्यान से समझे मेरी बात, ये हमने एक सरफेस ले लिया और इस सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को जा रहा है और एरिया वेक्टर इधर को जा रहा है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, ये एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, याद रखना, क्लियर, और आउटवर्ड जाएगा हमेशा। ये हमारे पास सरफेस है और इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से ऐसे आ रही है, देखो बैक से आ रही है, यहां से ऐसे आ रही है ये, और यहां से इधर को जा रही है। ये मैंने एक दिखाया, ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है, एरिया वेक्टर इधर को है, और दोनों के बिटवीन मान लो कितने का एंगल बन रहा है, थीटा का एंगल बन रहा है। क्लियर हो गया? अब मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब अभी मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to the given surface area, number of electric field lines passing perpendicular to the given surface area। तो क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे लिखेंगे? फ्लक्स इज इक्वल टू, अब मुझे इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो 8 बार तो मैंने अभी अभी बोल दिया होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस एरिया या गिवन सरफेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस। अब यहां पर देखो बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम E का यूज करते हैं, मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से डिनोट करते हैं। इधर ध्यान से समझें। अब हमारे पास जो ये सरफेस है, ये सरफेस है हमारे पास, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या इसके परपेंडिकुलरली जा रही है, इसके साथ एक एंगल बनाते हुए जा रही है, एंगल बनाते हुए जा रही है। तो जब ये एंगल बनाते हुए जा रही है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स तोड़ने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो इधर को हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E cos थीटा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E cos थीटा तो इधर को हो जाएगा, यस और नो, और दूसरा कंपोनेंट इधर को हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E sin थीटा। अब मुझे बताओ कि E cos थीटा सरफेस के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? E cos थीटा पैरेलल जा रहा है या परपेंडिकुलर जा रहा है? परपेंडिकुलर जा रहे हैं, और हमें कौन सी वाली लाइन चाहिए? जो परपेंडिकुलरली जा रही है, तो उसको हम लिखेंगे E cos थीटा। ये तो यूनिट सरफेस एरिया से पास होने वाली लाइन होगी, तो टोटल सरफेस हमें निकालना है तो हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाएगा भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर दिया, तो उस गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी? E cos थीटा इनटू A के बराबर, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। तो फाई इज इक्वल टू, अब आपको मैंने ये भी बताया था 11th क्लास में, A डॉट B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर भी हम वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। और हियर E इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देखो E वेक्टर और A वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कितना आ रहा है? फाई आ रहा है। अब आपके समझ में आया हमें एरिया वेक्टर लेने की जरूरत क्या पड़ी? अगर हम एरिया वेक्टर नहीं लेते तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो जाती? वेक्टर क्वांटिटी। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व कि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमें फ्लक्स को स्केलर बनाने के लिए एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट लेना पड़ा। मैंने कहा ना, कुछ जगहों पर हम लेते हैं एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट कुछ जगहों पर हम उसका एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम एरिया को वेक्टर ट्रीट नहीं करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी आ जाती? वेक्टर आती। अदरवाइज बट एक्चुअल में होता है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मुझे बताओ इतना समझ में आया? दोबारा से समझाऊं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, होता है इसका फॉर्मूला। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट ले लिए, E cos थीटा एंड E sin थीटा। E cos थीटा इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, E sin थीटा पैरेलल टू द सरफेस है। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया E cos थीटा और एरिया हो गया A। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन गया फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर या EA cos थीटा। अब यहीं पर अगर हमारे पास एरिया स्मॉल होता,
एरिया अगर स्मॉल होता तो उस कंडीशन में फ्लक्स भी स्मॉल होता, फिर हम इसको लिखते डी फाई इज इक्वल टू क्या लिखते, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, एरिया भी स्मॉल लिखते। क्लियर हो गया? तो फिर स्मॉल एरिया के लिए हम क्या लिखेंगे, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर डी ए वेक्टर। और अगर हमारे पास इसी से हमें पूरे होल सरफेस से पास में वाला फ्लक्स निकालना है तो हम यहाँ इंटीग्रेशन साइन ले आएंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिखेंगे। ये हमारे पास हो गया एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप बेटा प्लीज मुझे बताओ कि इतना क्या आप लोगों के समझ में आया, तब हम आगे को बढ़ेंगे, नहीं तो फिर मैं उसको दोबारा समझाता हूँ। सारे बच्चे प्लीज अपना रिस्पॉन्ड दो, जिसको नहीं आया वो बोलो नहीं, जिसको आया वो बोलो यस। 1 घंटे की क्लास पढ़ने के बाद हमें सब कुछ आना चाहिए। मैं 1 बाय 1 नेम लेके बोलूं है बोर्ड के बाहर, वो तो अभी मुझे तो दिख जाएगा अभी। इसी को स्मॉल एरिया के केस में डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिख दिया, और देन हम फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए लगा सकते हैं। बोलूं क्या? जो मैंने बोला वो नोट करा दूं, आपकी समझ में आ गया इतना? चलो फिर अब लोग लिखो, क्या लिखा था मैंने, डेफिनेशन लिखाई थी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस एरिया इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद लिखो, लाइन चेंज करके लिखो, let us consider an electric field E vector, an electric field E vector, an electric field E vector making an angle of theta, making an angle of theta, making an angle of theta with the direction of area vector, with the direction of area vector, with the direction of area vector. then देखो ऊपर डायग्राम बना करके नीचे लोड करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस। ठीक है, फिर फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई कॉस थीटा इनटू ए। मेगा समझ में आया बेटा? गुड। भूमिका तिवारी, भूमिका सेकंड। गुड, ठीक है ठीक है। सौम्या दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? सौम्या जोशी, आप आपका फर्स्ट डे है आज क्लास में। पुराना थोड़ा बहुत पढ़ा है बेटा? आप लोगों से नोट्स ले लेना है, फाइल से या किसी से भी नोट्स ले लेना, फिर मैंने अभी मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, हो जाएगा तो प्लीज बताना मुझे। हाँ वरुण,
देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब हो गया, देखो एक्चुअल में तो इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। ठीक, अब थोड़ा सा समझो, ये नोट कर लिया तो इसको हटाओ, मैं उसको दोबारा समझा देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है। ये सबने नोट कर लिया बेटा। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा समझ ले बेटा, अगर कंफ्यूजन हो जाए। देखो एक छोटा सा एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखो एक छोटा हमारे पास बल्ब है, ठीक है। अब इस बल्ब से लाइट निकलेगी तो ऐसे जाएगी कि नहीं बाहर को, आया ना वरुण, लाइट ऐसे ही तो जाएगी, यस और नो। लाइट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लाइट विजिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दिखाई नहीं देती, लाइट ऐसी जाएगी। अगर मैं यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ कर लूं, एक स्फीयर ड्रॉ कर लूं, मान लो उसकी रेडियस कुछ है r है, तो इसका एरिया a हो गया। तो इस गिवन एरिया से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली जा रही है। तो ये 8 लाइंस पास हो रही हैं, तो 8 लाइंस किससे पास हो रही हैं, गिवन सरफेस एरिया से हो रही हैं। तो ये किसको दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाएंगे। वरुण ये किसको दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाएंगे। तो ऐसे ही इस लाइट की जगह अगर हमारे पास चार्ज होता तो तब भी तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती बाहर को। तो ये कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो किसको दिखाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाएगा। किसी गिवन एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अगर 4 लाइन पास हो रही है तो 4 लाइंस पर यूनिट एरिया हो गया, 10 लाइंस पास हो रही है तो 10 लाइंस पर यूनिट एरिया हो गया। क्लियर हो गया। तो ये किसको दिखाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। अब समझ में आ गया। हाँ, परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस एरिया, तभी तो डेफिनेशन में लिखा है परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस एरिया, तभी तो फॉर्मूले में cos थीटा आया, नहीं तो cos थीटा नहीं आता, सीधे ये हो जाता। डंगवाल जी समझ में आ गई थी बात। अगर परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस नहीं होता तो वहां पर फिर फॉर्मूला cos थीटा नहीं आता, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस एरिया इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी भी सरफेस से अगर फ्लक्स बाहर जा रहा है तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और किसी भी सरफेस में अगर फ्लक्स एंटर कर रहा है तो उसको नेगेटिव लिया जाता है। लिखो, नोट करके पॉइंट लिखो, फ्लक्स लीविंग द सरफेस, नोट करके लिखो, फ्लक्स लीविंग द सरफेस, किसी भी सरफेस से अगर बाहर को जा रहा है फ्लक्स, flux leaving the surface is always taken as a positive, flux leaving the surface is always taken as a positive। अभी समझाता हूं डायग्राम से। and flux entering to the surface is always taken as negative, flux entering to the surface is always taken as negative, flux entered to the surface is always taken as a negative। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से समझे सारे बच्चे, इधर सुनो। देखो सारे बच्चे तो ध्यान से समझो, सुन रहे हो मुझे। मान लो ये हमारे पास एक गिवन सरफेस एरिया है, ये गिवन सरफेस एरिया है, ये देखो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, मान लो यहां से आ रही है, इस फेज से आ रही है, दूसरे फेज से बाहर निकल रही है। ये देखो इस फेज से बाहर निकल रही है, इस फेज से एंटर कर रही है, यहाँ देखो यहाँ से अंदर आ रही है, इस फेज से अंदर आ रही है, इस वाले फेज में अंदर आ रही है, और इस वाले फेज में बाहर जा रही है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात। इस वाले लेफ्ट वाले फेज में एंटर कर रही है, यहाँ बाहर जा रही है। अब देखो यहाँ पर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को है, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ को, और एरिया वेक्टर भी कहाँ को होगा, बाहर की तरफ को। तो दोनों के बिटवीन थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री।
और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा EA cos 0 यानी कि EA के बराबर। आप समझ रहे हैं। और लेफ्ट फेज में देखो एरिया वेक्टर तो हमेशा मैंने कहा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है आउटवर्ड, तो यहाँ की तरफ को हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ रहा है, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, कितना हो गया थीटा 180 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस EA। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी सरफेस में अगर फ्लक्स लीव कर रहा है, लीव कर रहा है मतलब बाहर को जा रहा है, जैसे ये बॉक्स है आपको दिख रहा है, इस बॉक्स में फ्लक्स अगर बाहर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, देखो ये, तो एरिया वेक्टर भी इधर को हो गया, एरिया वेक्टर भी इधर को हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को हो गया, तो दोनों के बिटवीन थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तो फ्लक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा E into A के बराबर। अब इस फेस पे देखो यहाँ से ऐसे एंटर कर रहा है ये, तो एरिया वेक्टर तो इधर को है, मेरी तरफ को है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो हमेशा इससे बोलते हैं कि फ्लक्स अगर सरफेस से बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, अंदर आ रहा है तो नेगेटिव लिया जाएगा। सबके समझ में आ गया, यस और नो। तो ये दो चीजें, एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 180 डिग्री वाला, ठीक है। और दूसरा आपको देखो अगर फ्लक्स सरफेस के परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से समझो, अब इसी फेस में देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर की तरफ को, सारे बच्चे इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर की तरफ को, और हम बात करें एरिया वेक्टर की इधर की तरफ को, तो दोनों के बिटवीन कितने के एंगल हो गया 90 डिग्री के, 90 डिग्री के। तो इस कंडीशन में फ्लक्स कितना हो जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो ऐसी कंडीशन में फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब ध्यान रखें बेटा जब फ्लक्स थीटा इज इक्वल टू 0 है तो फ्लक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो फ्लक्स क्या होगा नेगेटिव होगा, और जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम फ्लक्स कहेंगे, इसको मिनिमम फ्लक्स कहेंगे, इसको 0। देखो फ्लक्स समझ गए, वैसे तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, अब बना लो इसको। ये समझ में आया थर्ड वाली कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से अंदर जा रहा था, यहां से बाहर निकल रहा है, तो यहां से बाहर निकल रहा है पॉजिटिव, यहां से इन हो रहा है नेगेटिव, और यहां पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, देखो ये एरिया वेक्टर ऊपर को जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है, तो क्या कोई भी लाइन इसको क्रॉस कर रही है, नहीं, इसके पैरेलल निकल जा रही है, इसलिए फ्लक्स कितना हो गया 0 हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में फ्लक्स 0 हो गया, ठीक है बेटा। इतना समझ में आ गया सबके, अदर बच्चे भी बोलो। चलो इसका वीडियो भी थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगा, फिर उसके बाद भी मैं कल जब स्टार्ट करूंगा तो एक बार इसी कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज करेंगे। आज पहले आप लोगों की समझ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई थिंक सबके समझ में अच्छे से आ गया होगा, कल फिर भी मैं यहीं से इसको रिवीजन के साथ स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कल संडे को पूरा रिवीजन हुआ आप लोगों का, प्रॉपर्ली रिवाइज किया, गुड। जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो भी प्लीज करें, रिवीजन प्रॉपर रखें, ठीक है। चलो बेटा आज इसको इतना ही करते हैं, किसी को कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो, नहीं तो आज इसको इतना ही एंड करते हैं मीटिंग। एक बार